नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग यूपीएससी सिविल सर्विस पीटी 2020 के 75वें प्रश्न से आगे बाकी 25 प्रश्न देखेंगे। और आज का विचार ये चित्रात्मक है और सीखने को इसमें बहुत सी बातें हैं। ये मूलतः दो व्यक्ति के मानसिकता को दर्शाता है कि कैसे फेल्योर को यूज़ किया जाता है, अपने सफलताओं को यूज़ करके कैसे एक लोग उसे बोझ में तक बदल देते हैं, वहीं दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसके सहारे सफलता की सीढ़ी बना ली जाती है और वो आगे बढ़ते हैं। तो 76वां प्रश्न देखेंगे। इन्वायरमेंट का है, इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। अब अभी जो इन्वायरमेंट के प्रदूषण पे जितने भी पूछे गए हैं प्रश्न, तो उसमें ज़्यादातर सर्जक अभी इससे पहले हम लोग देखे थे बेंजीन के बारे में, आगे भी देखेंगे कि कैसे इसी तरह के प्रश्न बार बार इसी पैटर्न पर दोहराए जाते हैं। और सामान्यतः इसमें जो उत्तर होता है वो सभी होता है, कुछ प्रश्नों को छोड़ दें। तब यहाँ क्या है कि स्लैग, और इसमें क्या है, ऐसे प्रश्न में ऐसा होता है, पूछ लिया जाता है कि इसमें क्या है कि इसके उपयोग के बारे में पूछा गया। कभी कभी प्रदूषण के जो कारक होते हैं और किसी भी उत्सर्जक के द्वारा कौन कौन से प्रदूषण किए जाते हैं, ऐसा पूछा जाता है। इसमें है कि इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसके लिए सामग्री हो सकता है। आधार सड़क के निर्माण के लिए, अगर हमें थोड़ी सी भी जानकारी है कि इस्पात स्लैग क्या है, तो हम लोग इसका उत्तर कर सकते हैं। पहला, आधार सड़क के निर्माण के लिए। दूसरा, कृषि मृदा के सुधार के लिए और सीमेंट के उत्पादन के लिए। इसमें 1 और 3 तो सामान्यतः सही लगता ही है, और दूसरे में भी अब देखिए ये व्यापक है ना कि कृषि मृदा के सुधार के लिए, मतलब मृदाएं में के सुधार के लिए ये ऐसे हो सकते हैं कि इसको किया जा सकता है। इसमें कोई अतिवादिता नहीं दिखती है। फिर इन्वायरमेंट का ये कि निम्नलिखित में से कौन से ऐसे सर्वाधिक संभावीय स्थान है जहां कस्तूरी मृग, ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, या फिर आप ऐसे इंडेंजर या फिर जो कुछ स्थानिक प्रजातियां होती हैं उनके बारे में ध्यान रख सकते हैं। वैसे भी कस्तूरी मृग के बारे में अभी ध्यान हम लोग करेंगे कि इसकी क्या आयुषीयन स्थिति है, और भारत के जो अधिनियम है उसमें क्या संरक्षण की इसकी क्या स्थिति, ये सब ध्यान करेंगे। और बाकी इसी प्रकार के जो प्रजाति हैं उसके बारे में भी जानकारियाँ इकट्ठा कर लेंगे कि उसका प्राकृतिक आवास क्या है। इसमें एक पहला दूसरा है। और देखिए ये एक तरह, इसमें एक और तरीका लगाया जा सकता है कि अगर कस्तूरी मृग हम लोग जानते हैं कि इसका पर्यावास कैसा किन स्थानों में होता है, ठीक, तो इससे भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कि ये मूलतः ग्रासलैंड जैसे चीज़ों में ग्रासलैंड या घास के मैदान में पाए जाते हैं। तो कस्तूरी मृग अगर ये देखेंगे कि मानस कहाँ है, असम में, ठीक, तो अब ये बिल्कुल उत्तर पूर्व भारत में है। वहाँ के पर जो जलवायुविक परिस्थितियाँ हैं उसमें ये मिलता है, ऐसी संभावनाएं कम होती है, ठीक। और दूसरा किशनपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तब इसके अच्छे से इन सब चीज़ को भी पढ़ेंगे, और मूल रूप से कि अभ्यारण्य उद्यान से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर इन सब को पढ़ के हम लोग चीज़ों को सीख सकते हैं। फिर क्या है कि 78वां प्रश्न, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने तथा कार्बन पदचिह्न को घटाने के लिए निम्नलिखित में से किसके प्रयोग का अधिक प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए यहाँ क्या है, अब इससे जो पहले प्रश्न जो पहले प्रश्न में जो प्रश्न था इस्पात स्लैग के बारे में, वो भी और ये दोनों इन्वायरमेंट का ही है। और इन दोनों में कैसे जो उपयोग या पुनर्चक्रण पे कैसे ध्यान दिया गया है, और कैसे किसी भी चीज़ को उसके जो उत्पादन के दौरान या
उससे उत्पादित किसी चीज़ के बाद जो उत्पाद होते हैं उसको कैसे पुनः यूज करने की जो तरीके हैं उस पर ध्यान दिया गया है। यहाँ भी देखेंगे वही है कि सड़क निर्माण में क्या कि ताम्र स्लैग को शीत मिश्रित एसल्फाइड प्रौद्योगिकी, जियो टेक्सटाइल और उष्ण मिश्रित, फिर है पोर्टलैंड सीमेंट। ठीक, विकल्प देखते हैं 2 या 3 ही यहाँ सही होने की संभावना है। अब देखिए यहाँ शीत और उष्ण दोनों तरह का है। ठीक, और ये सब समान है कि जियो टेक्सटाइल होते हैं वो हो सकता है, ताम्र को भी कर सकते हैं, और सीमेंट है तो वो हो ही जाएगा। ये 3 तो सामान्य लगता है। अब इसमें क्या अंतर विरोध है? उष्ण और मिश्रित एक ही तरह की चीज़ को सामान्यतः नहीं प्रयोग किया जाता है। इस आधार पे हम लोग उत्तर कर देंगे, अन्यथा ये सब अगर नहीं जान रहे हैं तब फिर अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि कोयला की राख में आर्सेनिक, सीसा और पारद अंतर्विष्ट होते हैं। ठीक है, फिर कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। ठीक, भारतीय कोयले में राख की अधिक मात्रा पाई जाती है। ठीक, अब देखिए 3 विकल्प ये कथन है, विकल्प भी 1, 2 या 3 हो सकता है। ठीक, पहला क्या है? कोयले की राख की आर्सेनिक, सीसा और पारद हो सकता है। हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। फिर और क्या, ये करंट अफेयर में जो फ्लाइंग एश था ना उससे संबंधित उसी का है। फिर क्या, संचालन से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये इसके बाद ये क्या है कि प्रदूषण का जो प्रदूषण वाला चैप्टर है उसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे ना तो, और उसमें जो प्रदूषक हैं उसको अगर ध्यान से पढ़ लिए तो वहाँ से उन सब चीज़ों को एकत्रित करके इसको उत्तर दे देंगे। और कोयले के बारे में जो सामान्यतः पढ़ा जाता है कि भारत क्यों निर्यात करता है कोयला, यहाँ के कोयले में कौन कौन प्रकार किस प्रकार के कोयला अधिक पाए जाते हैं, तो ये इसको कर देख लेंगे। फिर देखिए इन्वायरमेंट में खेती, इन्वायरमेंट या इकोनॉमी किसी ज्योग्राफी में खेती पर जो पूछा जाता है। अभी आगे भी देखेंगे हम लोग कि कितने प्रश्न एग्रीकल्चर से पूछे जाते हैं और किसी तरह के पूछे जाते हैं। ज़्यादातर उसके विधियों के बारे में पूछा जाता है, कौन कौन सी विधि, और वो भी जलवायु आधारित, कैसे जलवायु परिवर्तन के दौरान वो सहयोगी होगा, या समावेशी जो कृषि होता है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, हरित कृषि, इन सब चीज़ों के बारे में रहता है। खेती के बायोचार का क्या उपयोग है? तो बायोचार ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। जब बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीव की वृद्धि को बढ़ावा देता है। फिर है कि प्रचुर बायोचार वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धि कर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। ठीक, बायोचार की प्रकृति क्या है इसको अगर ध्यान में रखें तो ये तो तीसरा सही है। दूसरा भी क्या है कि वृद्धि को बढ़ाता है। ठीक, सही है। और पहला ऊर्ध्वाधर फार्मिंग में किया जा सकता है। अब किया जा सकता है तो ये क्या कैसा कथन है? व्यापक, इसमें संभावनाएं बहुत हैं कि आपको थोड़े से भी मात्रा में अगर किया जाता है तो हो सकता है। और वैसे भी बायोचार वगैरह को कृषि में उपयोग किया ही जाता है। ये इन्वायरमेंट में और जो विज्ञान के जो प्रश्न होते हैं उसमें क्या है कि अगर बेसिक और छोटे छोटे जो तथ्य हैं उसके बारे में हम लोग ध्यान रखेंगे ना तो जो कथन दिए जाते हैं तो उन सबको एक साथ ला करके एकीकृत करके प्रश्न को आसानी से उत्तर हम लोग कर सकते हैं। फिर क्या है कि यदि किसी पौधे को विशिष्ट जाति के प्रजातीय सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूचित 6 में रखा जाता है तो इसका क्या तात्पर्य है? तो अब देखिए यहाँ क्या है, हर साल इन सब जो अधिनियम, जो ऐसे अधिनियम हैं महत्वपूर्ण अधिनियम इन्वायरमेंट के, उससे सीधा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, अभी तो इसमें देखेंगे 2020 में है, 19 और 18 जो पिछला वीडियो है उसमें भी हम लोग देख चुके हैं कि किन किन प्रश्नों को कैसे पूछा गया है डायरेक्ट। तो अब इससे संबंधित जितने भी वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 है उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, और बाकी जितने भी इससे संबंधित हैं, वन से संबंधित अधिनियम है, उसके बारे में भी अच्छे से सबको ध्यान से पढ़ लेंगे।
क्या प्रावधान किया गया उसको, इसमें क्या है कि उस पौधे की खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। ऐसे ऐसे पौधों की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकता है। यह एक, ये देखिए दूसरा एक्सट्रीम है, यह एक अनुवांशिकता रूपांतरित फसली पौधा है। ठीक, अब फसली पौधा है तो इसको ऐसा क्यों पूछेंगे कि इसमें रखा गया है तो उसका क्या तात्पर्य है। ठीक, अब ऐसा पौधा आक्रामक होता है और पारितंत्र के लिए हानिकारक होता है। ठीक, उसके अब मान लीजिए आक्रामक है तो अब किसी भी आक्रामक एक प्रजाति थोड़े हो सकता है। मान लीजिए हम लोग अध्ययन करेंगे, या अध्ययन में तो अगर हम पढ़े हुए हैं इन्वायरमेंट, तो उसमें देखते हैं कि हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आक्रामक प्रजातियां होती है। तो उसके लिए अलग से विशेष प्रावधान नहीं, बल्कि ये है, ये इसका सही है। अब इसको ध्यान रखेंगे, इसको पढ़ लेंगे, और हम लोग शॉर्ट्स वीडियो में देखेंगे कि हर जितने भी अधिनियम हैं उनके 2, 4, 5 ऐसे विशेषताओं को लेकर के हम लोग आगे प्रयास करेंगे बनाए जाएं। फिर है कि प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के समय के संदर्भ में नगर, घंटाशाला, कदूरा, चोल किस लिए विख्यात थे। ठीक, इसी तरह का एक प्रश्न हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में देखे थे कि एक पक्षी के 4 प्रजातियों का नाम दे करके 4 प्रजातियों का नाम देकर पूछा गया था कि ये क्या है। अब इसी तरह उसमें भी अगर आप एक को हम लोग देखे थे कि एक के मत को जान करके कैसे उत्तर दिए थे। यहाँ भी अगर घंटाशाला हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ते हैं या मध्यकालीन भारत के किसी के दौरान अगर पढ़े हुए हैं कि घंटाशाला क्या था, तो आसानी से हम लोग पहुँच सकते हैं। वैसे ज़्यादा इसमें नहीं लगा पाएंगे कोई तुक्का, बस इसमें यही एक अपने पास जो है प्लस पॉइंट है कि हम लोग तीनों में से एक को भी जानते हैं तो आसानी से कर लेंगे। अब फिर देखिए एग्रीकल्चर को कि कृषि में शून्य जुताई क्या है। ठीक, इसके शब्द से भी कैसे शब्द के सहयोग से भी कैसे समाधान निकाला जाता है वो देखेंगे अभी। शून्य जुताई किए बिना। ठीक, अब क्या है कि पिछली फसल के अवशेष को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। ठीक है, अगर ऐसा कर भी देंगे तो कोई हानि नहीं होगी, वो कुछ दिनों में गल जाएगा। चावल की नई पौधे की नर्सरी बनाए बिना धान के बीज को मृदा में सीधे रोपण संभव है। ठीक, मृदा में कार्बनिक पृथक्करण संभव है। अब ये सब सामान्य से प्रश्न पूछे गए हैं, और संभव है तो हाँ, ऐसा होता ना कि इससे अनिवार्य होगा, ऐसा सब होता तब लगता है कि ये होना इस होगा या नहीं मतलब उसकी संभावना क्या है या नहीं, ऐसा मन दुविधा उत्पन्न होगी। पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, ये सामान्यतः तीनों सही है। फिर है 84, भारत की जैविक ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग कच्चा माल के रूप में हो सकता है। ठीक, अब देखिए जैव ईंधन के रूप में यहाँ अब 6 दिया हुआ है और विकल्प में 6 या 4 हो सकते हैं। ठीक, अब हम लोग डायरेक्ट उत्तर जान गए हैं कि ए है, फिर भी अब मान लीजिए नहीं जानते हैं तब कैसे करेंगे, यहाँ देखते हैं। अब कुल्थी को हॉर्स ग्राम है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये सीमित उत्पादन होता है, ये महंगे दाल होते हैं। अब अगर हमें यूज ही करना है जैव ईंधन के लिए तो इन सब चीज़ों को आसानी से सड़े हुए आलू को, कसावा को, क्षतिग्रस्त गेहूँ, इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। पर ये 4 को करना ऐसा मतलब सामान्य बुद्धि लगाए ना तो समझ जाएंगे कि ना तो इसमें ऐसा कोई तेल जैसा कुछ होता है, और अगर उत्पादन ही कम है तो उसकी जो क्षति होने की संभावना है वो भी कम होता है। इसलिए एक को निकालेंगे, उत्तर आ जाएगा। फिर है कि निम्नलिखित में तो कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य पद का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है। आर्थिक मूल्य के रूप में यह निम्नलिखित में से किसका मापन है। ठीक, फिर इसके बारे में इकोनॉमी में भी पढ़ा जाता है, सीम टैक्स वगैरह के दौरान हम लोग पढ़ते हैं। अदरवाइज हम लोग एनवायरनमेंट के दौरान तो पढ़ते ही हैं। अब क्या है कि सार्वजनिक मूल्य है। पहले देखिए, पहला है प्रदत्त वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाले दीर्घकालिक क्षति। ठीक, किसी देश के जीवाश्म ईंधन की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिकों को वस्तुओं और सेवाएं प्रदान करता है। ठीक, फिर है किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी एक स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु किए गए प्रयास। ठीक, पृथ्वी ग्रह पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अंशतः कार्बन पद चिन्ह। अब ये तो मतलब अलग ही स्तर की बात हो रही है।
और सी है कि किसी जलवायु शरणार्थी द्वारा किसी एक स्थान के प्रति अनुकूलित होने हेतु ये किए गए प्रयास। अब अनुकूलित होने में ये क्या है, इसका क्या मतलब है कि अगर अनुकूलित होने तो वहाँ कर्म सामाजिक मूल्य देने का कुछ ऐसा नहीं है। अब मूल्य है और सामाजिक मूल्य है, सामाजिक मूल्य दंडात्मक, इसका प्रकृति क्या होगा कि दंडात्मक होगा, तो उसमें ये सही है, इसका सी सही है, बाकी तो इससे ज़्यादा सटीक नहीं लगता है। लगता है कि मतलब ऐसे नहीं कि हम लोग पढ़ लें होगी। अब जब किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे, जब ऐसा पढ़ा जाता है ना हर विषय में, उसके सिद्धांतों को समझ लेंगे तब, और जब हमारी पढ़ाई बढ़ेगी, तब व्यापकता बढ़ेगी ना, तब हम लोग ऐसे अंदाज जो वो जो कॉमन सेंस होता है और जो एलिमिनेशन टेक्निक होता है वो उसका भी तरीका बढ़ता है, उसकी संभावनाएं बढ़ती हैं, तो हम लोग ऐसे ही नहीं लगाएंगे। फिर क्या है कि भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है। ठीक, आगे देखते हैं। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग होता है। अब कोई भी व्यक्ति जो बाजार आता जाता हो और जिसने राशन और दाल खरीद रखा है, तो उसको पता होगा कि कौन से दाल की क्या स्थिति होती है। और सामान्य अगर हमने पढ़ा, थोड़े से भी पढ़ रखे हैं ना, तो मार्केट में ध्यान रखेंगे ना कि दाल की मांग क्या होती है, नहीं होती है, तब हम लोग इसके बारे में समझेंगे। फिर क्या है कि पिछले 3 दशकों में 30 वर्षों में जहाँ खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है, वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है। अब निश्चितता से कैसे बोल देंगे कि खरीफ, अब हम लोग सभी जानते हैं कि कृषि जो अपने यहाँ की है वो कैसे मानसून आधारित है, और उसमें कब क्या होगा ये इसकी कोई संभावना नहीं होती है, मतलब पूर्वानुमान नहीं होता है। दूसरा क्या है कि कुल दाल का आधा भाग केवल मूंग उत्पादन ही कितना होता है, और इसको ज़्यादा सामान्य दैनिक जीवन में भी प्रयोग नहीं लाया जाता है, तो इन सब चीज़ों से भी आसानी से इस पर पहुंच सकते हैं। और उड़द के बारे में अगर हम लोग देखेंगे ना, जो गांव से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए आसान है कि उड़द हर जगह हमेशा लगा हुआ रहता है, दोनों ही से जमीन इसको कर लिया जाता है। और ये कभी ऐसा तो बोले ना कि केवल आधा भाग, आपका आधा भाग यही होगा, तो मूंग मसूर और वो जो चने दाल का जो मार्केट में इतना बड़ा देखा जाता है हिस्सेदारी, तो उसका क्या होगा। तो ऐसे अगर सामान्य समझ रखते हैं, और जैसे बोला भी जाता है कि सिविल सर्विस में 2-4 ऐसे प्रश्न होते हैं ना कि आप कहीं जा रहे हैं या आप जो दैनिक कार्य कर रहे हैं उसमें भी अगर अपनी समझ मतलब अपने आँख कान को खोल कर, दिमाग को खोल कर रखते हैं ना, तब भी आसानी हो जाती है। ठीक, अब केवल यही प्रश्न नहीं है, आगे भी हम लोग देखेंगे कि कैसे अपने सामान्य समझ से इन प्रश्नों को किया जा सकता है। जैसे साइंस टेक में भी पूछा गया था इसके वोल्टी और एलटी के बारे में, तो ये सब डेली यूजेज से जुड़ा हुआ चीज़ है। फिर एग्रीकल्चर का ही है, ये ऐसे प्रश्न जो है ना अनिवार्य रूप से रट लिए जाना चाहिए कि 2-4-10 ऐसे फसल हैं, उनको एक टेबल बना करके उस पर जो मूलभूत जलवायु और क्या उसकी आवश्यकता है, आदर्श स्थितियाँ क्या है, वो सब हम लोग इकट्ठे करके रख लेंगे। अब और ये आसान प्रश्न होते हैं ना, उसमें यही सब प्रश्न होता है कि जिसको हम लोग क्या है कि तो देखिए कि 5-6-7 लाइन में है, पर इसका केवल एक 210 पाला रहित दिवस और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा को देख लेंगे ना, तो हम लोग लगा देंगे कि क्या होगा नहीं होगा, कौन किसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, अब वैसे पढ़ लेते हैं कि यह फसल उपोष्ण प्रकृति की है, उसके लिए कठोर पाला हानिकारक है, विकास के लिए उसे कम से कम 210 पाला रहित दिवस तथा और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। हल्की सुअपवाहित मृदा जिसमें नमी धारण करने की क्षमता की खेती के लिए आदत के रूप में अनुकूल है। यह फसल निम्नलिखित में से कौन सा है, तो कपास। ठीक, फिर देखते हैं कि भारत फिर क्या है कि सौर जल पंप के संदर्भ में निम्न तत्व पर विचार कीजिए कि सौर जल का प्रयोग स्टेप पंप को चलाने के लिए हो सकता है और निमज्जी सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं। ठीक, फिर क्या है कि सौर ऊर्जा का प्रयोग केंद्र पर पंपों को चलाने के लिए हो सकता है और पिस्टन वाले के लिए नहीं। ये ऐसे सामान्य समस्या है। मान लीजिए
अब हम बिजली उत्पादित करते हैं, अब वो कोयले से उत्पादित किया जाए या जल से उत्पादित उसका उत्पादन हुआ हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक है या फिर कहीं से भी थर्मल है या फिर सौर से उत्पादित किया गया है, सौर ऊर्जा से या वो वायु ऊर्जा से, कहीं से भी हम लोग किए हैं, तो उसमें क्या बाध्यता हो सकती है कि उस बिजली को हम कहाँ यूज करेंगे या नहीं करेंगे। मान लीजिए अगर 1 किलोवाट हुआ उत्पादित हुआ तो वो उसकी क्षमता अब किसी भी तरह से उत्पादित है, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये इसका दोनों गलत है। फिर क्या है कि भारत में गन्ने की खेती के में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये बहुत ही शानदार और जबरदस्त प्रश्न है कि कैसे हम लोग देखेंगे कि कैसे आसानी से चीज़ों को अगर हम लोग समझे हुए हैं ना तो कैसे कर लेंगे। पहला है कि, और इसके ये बहुत ही बड़ा था, 1 2 3 4 से पूरे आधे प्रश्न पेज में पूछ लिया गया है। जब बर्ड चिप सेंटलिंग्स की नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपण किया जाता है तब बीज सामग्री में अच्छी बचत होती है। ठीक है, जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका मेनी बर्ड्स सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। अब देखिए आगे, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बहुत में बेहतर होता है। फिर क्या है, गन्ने की खेती उत्तक संवर्धक से तैयार की गई सेटिंग की द्वारा की जा सकती है। हाँ, तो उत्तर संवर्धन किया जा सकता है। और गन्ने में जो ये जो पूछा गया है ना कि सिंगल बडेड, अब कलिका जो होती है, एक कलिका, वो हम लोग देखे होंगे अगर गन्ने को कभी देखें या आलू को, तो उसमें वो कलिकाएं निकलती हैं। ठीक, अब सोचिए अगर कलिकाएं निकलती है, एक आलू में एक कलिका निकला और एक दूसरा आलू है उसमें 6 या 8 कलिकाएं निकली, तो अब मानिए कि सीधे रोप देते हैं, रोपण करते हैं खराब प्रक्रिया में, या ऐसे ही कर देते हैं, किसकी संभावना अधिक होगी? सामान्य समझ कर दोनों ही काट देंगे, क्योंकि ये एक है तो उसकी संभावना स्वाभाविक कम होगा, जो अधिक है उसका ज़्यादा भी अच्छा होगा। फिर देखिए एग्रीकल्चर से ही अभी 18 हम लोग 20 देख रहे हैं ना, फिर अभी पिछली वीडियो में हम लोग 18 और 19 को भी देख चुके हैं, बाकी 13 से और देखना है। तो अभी देखेंगे कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन किन पद्धतियों को पारितंत्र अनुकूली कृषि माना जाता है। ठीक, देखिए कि पारितंत्र अनुकूली कि अब जलवायु अनुकूलित जितने भी आएंगे जिसमें हरित खादों को उपयोग किया जाता है या रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है, तो जो वैकल्पिक विधियां हैं उसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक, दूसरी बात अब देखते हैं विकल्प कि फसल विविधि रोपण, शिव अधिकाय, फिर है टेसियोमीटर का प्रयोग, ऊर्ध्वाधर कृषि, तो पारिस्थितिकी अनुकूली कृषि। ठीक है, तो पारिस्थितिकी अनुकूली ये पहला तो हो ही जाएगा, क्योंकि विविधीकरण एक धन्य फसल जो होता है ना, कि मैं एक तरह के फसल को उपयोग करके उत्पादन करते हैं तो क्या हानि होती है ना, तो उर्वरता समाप्त हो जाती है मिट्टी की, तो हमें पता ही है। दूसरा है, अब चौथा देखिए, दूसरा मान लीजिए कि लिगस इंटेंसिफिकेशन नहीं जानते हैं, टेंसियोमीटर का प्रयोग नहीं भी जानते हैं, अगर इसको भी जानते ऊर्ध्वाधर कृषि क्या होती है, तो हम लोग आसानी ऊर्ध्वाधर कृषि में कैसे इसको किया जाता है, तो आसानी से हम लोग पहुंच सकते हैं। अब यहाँ से बाकी चीज़ों को पढ़ लेंगे, बाकी अभी जो नई नई कृषि विधियाँ विकसित हो रही हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर है कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ हैं, सिंचाई की जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरक की सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, पौधों के लिए पोषक वृद्धि हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, बड़ी हुई मात्रा में रासायनिक पोषकों के निश्चालन में कमी संभव है। देखिए ये क्या है ना कि फर्टिफिकेशन अगर हमने पढ़ा है तब तो हो जाएगा, अन्यथा इसमें अब बहुत ज़्यादा कुछ मतलब पढ़े हुए उसके थोड़ी सी भी समझ होगी ना तभी एलिमिनेशन भी लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगा पाएगा। अब मान लीजिए कि इसमें क्या बन रॉकेट फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों के बारे में जानेंगे तभी ना कुछ कर सकते हैं। जैसे सी है
इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, नहीं नहीं होने की संभावना है, जो जिसने पढ़ा है या जिसको थोड़ा सा समझ है उसके मारे, अन्यथा नहीं। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। बेंटोनाइट, क्रोमामाइट, काइनाइट और सिलीमेनाइट भारत में उपयुक्त में से कौन सा के आधिकारिक रूप से नामित प्रमुख खनिज हैं, ठीक ना। अब प्रमुख खनिज हैं, ये सब के बारे में ध्यान करेंगे। फिर मेजर और माइनर खनिज के बारे में पढ़ेंगे, और जो खनिज से संबंधित कुछ चीज़ें हैं महत्वपूर्ण, उसको भी पढ़ लेंगे, ठीक। ये देखिए, इसमें भी पहले तो मेजर माइनर के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ क्या है कि जानकारी के आधार पे ही करेंगे, अन्यथा बहुत तो थोड़ा सा कठिन है। तो इसका डी है। फिर महासागर के में देखिए, इसमें तथ्य पूछने के बावजूद, ठीक, इसमें पूछा गया है कि हाँ तथ्य का प्रयोग किया गया है, फिर भी देखिए यहाँ पे कि OMT महासागर औसत तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है। OMT को 26 डिग्री के समताप रेखा की गहराई तक मापा जाता है, जो जनवरी मार्च में हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम में 129 मीटर पर होती है। OMT जो जनवरी मार्च से एकत्रित किया जाता है, उसे यह निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या अधिक। अब इसमें देखिए, जो सामान्य एक मान्यता है कि UPSC जब डाटा यूज़ करती है तो वो अक्सर गलत होता है, यहाँ भी वो पुष्ट हो जाता है कि एक गलत है और दूसरा सही है, ठीक। और देखिए, ये सब जो चीज़ें होती है ना, कि क्या मतलब इनके द्वारा जो धारणाएं बनाई जाती है कि UPSC इस तरह का प्रश्न पूछे, ऐसा विकल्प होता है, और अगर वो डाटा पूछे तो अधिक ये एक्सट्रीम शब्द यूज करे, तो ये सब कब होता है कि जब हम लोग सिक्योर जोन में है ना, कि लगभग 50-60 प्रश्न हम लोग कर चुके हैं सही, और अब जो 20 प्रश्न सही करने हैं ना, तो उसमें से अगर ले लेते हैं रिस्क, तब की स्थिति में ये सब ज़्यादा उपयोगी होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वर्तमान रासायनिक उर्वरकों का खुदरा मूल्य बाजार संचालित है और यह सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। अब आगे देखते हैं। फिर क्या अमोनिया जो यूरिया बनाने में काम आता है, वह प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, ठीक। सल्फर जो फॉस्फोरिक उर्वरक के लिए कच्चा माल है, वह तेल शोधक कारखानों का उतोत्पाद है। देखिए, पहला इतना जो सामान्य समझ रखेंगे तो हम लोग बहुत सामान्य समाचार पत्र भी पढ़ते हैं, तो उसमें आते रहता है कि उर्वरता कैसे सब्सिडियाँ दी जाती है उर्वरकों पर, और यूरिया के सब्सिडी के बारे में तो अच्छे से हम लोग जानते हैं, और इसलिए एक को आसानी से यहाँ हटाया जा सकता है। एक निकालेंगे तो 2 और 3 सही है, ये तो बेसिक है अमोनिया का, और ये भी सही है। अब हम लोग देख लेते हैं पर मरु, देखिए ये इसमें भी जो है ना शानदार चीज़ हम लोग को सीखने को मिलेगा कि कैसे एक भी विकल्प को निकाल देते हैं तो हम लोग आसानी से उत्तर तक पहुंचेंगे। कि भारत में मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। अब देखिए, यह 2 जिले में विस्तृत है, इतना कौन अंदर जाके पड़ेगा। फिर क्या है कि उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। फिर क्या है कि यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवास में से एक है, ठीक। अब देखिए, पूछता क्या है कि मरु राष्ट्रीय उद्यान, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा भी पढ़ा है, तो ये आसानी से इसके बारे में समझ जाएंगे, ठीक। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, राजस्थान में, और ये भी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी पाए जाते हैं उसी तरह पाया जाता है, ठीक। अब ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में हम लोग पूरे तरह से अच्छे से इसके बारे में पढ़ लेंगे, क्योंकि लगातार ये न्यूज़ में रहा ही है। और उद्यान के अंदर कोई मानव वास नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए ऐसा होता तो जो अगर हम लोग इसके अधिनियम जो पढ़े जाते हैं, वन अधिनियम, अनेक वन अधिनियम है, तो इसमें ST के अधिकार के बारे में उल्लेख ही क्यों किया जाएगा, तो ये गलत है। बाकी एक सही, 3 अगर हम लोग सही करते हैं और देखिए 2 को निकाल देंगे तो आसानी से उत्तर निकल गया। फिर सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है, ये इसको पिछली एक बार 2017 या 16 में पूछा गया था प्रश्न UPSC के द्वारा ही। तो UPSC मतलब इसके द्वारा अन्य भी परीक्षाएँ ले जाते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो वहाँ पे पूछा गया था
अब अच्छे से मुझे ध्यान नहीं है, आगे हम लोग शेयर करेंगे कि कहाँ और कैसे उसको रिपीट किया गया था। तो इसके बाद वहाँ भी पूछा था वो उसका ये फिर इससे सियाचिन ये हिमनद न्यूज़ में भी था उस समय, तो कैसे पूछ लिया गया। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी स्थान अगर न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से हम लोग तैयार करके रखेंगे। नुब्रा वैली, बाकी ये जो 3 है इसके बारे में भी अच्छे से हम लोग तैयार कर लेंगे। फिर है भारत के इतिहास में के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि प्रसिद्ध स्थल और ये उसके राज्य हैं। अब देखिए इसमें 2 ही निकालना है हमें, और अगर हम लोग मध्य भारत पढ़े हुए हैं तो आसानी, और अभी भी अगर ध्यान है हमें तब भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, कैसे देखते हैं। भीलसा कहाँ है नहीं जानते, द्वार समुद्र, गिरनार, गिरिनगर और स्थानेश्वर। अब देखिए स्थानेश्वर के बारे में हम लोग पढ़े होंगे मध्य भारत में, और अभी द्वार समुद्र कहाँ है, गुजरात में है। अगर एक को निकालें तो बाकी देखिए 2 खत्म हुआ, अब ए और बी बचा। ठीक, फिर क्या है, स्थानेश्वर कहाँ है, ये है हरियाणा में। तो 2 को भी निकालेंगे तो उत्तर हम लोग आसानी से निकालेंगे। फिर क्या है कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण। अब देखिए ऐसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, उसमें सामान्यतः सब बहुत कम ही लोग इसको उत्तर कर सकेगा। मान लीजिए किसी ने पहले ही सारे प्रश्न अच्छे से कर लिया है, तब इसमें अधिक समय लगा के करेंगे, अन्यथा ये थोड़ा कठिन होता है। और यूपीएससी द्वारा हमेशा ऐसे 10-15 प्रश्न पूछे भी जाते हैं कि जो आश्चर्यचकित कर दे, और वो भी एक तरह से साइकोलॉजिकली जो है ना टेस्ट किया जाता है एग्जाम प्रेशर में, कि कैसे प्रेशर हैंडल विद्यार्थियों के द्वारा किया गया है। ठीक, तो पहला है कि केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36 जिलों को अतिशोषित अथवा संकटपूर्ण वर्गीकृत किया हुआ है। ठीक, आगे देखते हैं। PGWA का निर्माण पर्यावरण अधिनियम के अंतर्गत हुआ है। ठीक, फिर विश्व में भूजल संचय सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। इसके बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए कि जैसे ही तथ्य आया, डाटा आया, सोच कर तो समझ सकते हैं कि अगर नहीं आ रहा है ना, रिस्क लेना, आप इसको गलत करके रिस्क लिया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 और 3 सही है। बाकी अब हम लोग ध्यान रख सकते हैं कि केंद्रीय भूमि जल अधिकरण जैसे जो अन्य संस्थाएं हैं उसके द्वारा अगर कोई प्रयास किए जा रहे हैं तो उसके बारे में ऑटोमेटिक कुछ ध्यान रखा जा सकता है। फिर क्या है कि जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। कोई किसी ने भी अगर इसको पढ़ रखा है भूगोल को, तो इससे गलती होगी ही नहीं। केवल कुछ चक्रवात की केंद्र में वाताक्षण उत्पन्न करते हैं। चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान के लगभग 10 सेंटीमीटर कम होता है। ठीक, तो पहला तो हम लोग देख लिए गलत है, उत्तर 1 निकालेंगे तो 2 खत्म। अब बचा कौन, सी, बी और सी। ठीक, अब देखिए ये इसमें 2 केवल सही है, क्योंकि अब कम की जगह में अधिक, अधिक की जगह में कम कैसे इंटरचेंज किया जाता है शब्दों को पहले भी हम लोग देखे हैं, आगे भी देखेंगे कि कैसे, और आपको इनके शब्दों में स्विप किया जाता है। ये सब एक ध्यान में रखने के लिए कहीं लिख के रखा जा सकता है। फिर क्या है, ये तो करंट इन्वायरमेंट का बेसिक प्रश्न है। निम्नलिखित भाग भारत क्षेत्र में क्रांतिक बाग आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है, नगर श्रीशैलम के पास है। अब हम लोग ध्यान रखेंगे कि सुंदरबन के बारे में रणथंभौर और कॉर्बेट। अब बाकी इसी आधार पे सबसे छोटा अधिक घनत्व कहाँ है, जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ है, कहाँ, ये सब चीज़ हम लोग ध्यान रख के आगे के पीटी के लिए तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। समय देने के लिए धन्यवाद। अगर उपयोगी लगे तो अपने अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाएं, ताकि किसी एक छोटे से प्रयास से थोड़ा सा भी लाभ हो सके। धन्यवाद।